हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में, जहां हम भारतीय संविधान के हर पहलुओं को आसान भाषा में समझते हैं। आज का हमारा विषय संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आज हम जानेंगे पहले कि संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों होती है, इसका प्रावधान कहाँ है और संशोधन के कितने प्रकार हैं। हम पूरे वीडियोज में इन सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं कि संविधान संशोधन का अर्थ क्या होता है। संविधान के किसी भाग, अनुच्छेद या अनुसूची में परिवर्तन, संवर्धन या विलोपन करना है। अब सवाल है कि संविधान में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब ऐसा क्यों है कि संविधान में हमें संशोधन करना पड़ा, मतलब ये प्रावधान रखने पड़े। क्योंकि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति समय के साथ बदलती रहती है और नई परिस्थितियों के अनुसार संविधान को लचीला होना चाहिए। अगर संविधान कठोर रहेगा तो बदलते समय के अनुसार सुधार नहीं हो पाएंगे, और संविधान संशोधन संविधान को लचीला और जीवंत बनाता है। अभी हमने इसकी आवश्यकता को समझा कि समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन, लोकतांत्रिक लचीलापन बनाए रखना है, संघीय ढांचे में सुधार होता है संविधान संशोधन से, न्यायपालिका के निर्णयों के बाद आवश्यक संशोधन जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संविधान में प्रावधान, मतलब संविधान में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार संसद संशोधन करती है, फिर उस पर न्यायपालिका कुछ निर्णय दे देती है किसी भी प्रावधान से संबंधित, तो फिर उसमें संशोधन करना अनिवार्य हो जाता है। फिर नए अधिकारों या नीतियों को शामिल करने के लिए भी संविधान में संशोधन जरूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी बोथ फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल। अब इसके संवैधानिक प्रावधानों को समझेंगे कि मतलब संविधान में कहाँ कहाँ संवैधानिक संशोधन के प्रावधान हैं। संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 यानी 368 में दिया गया है। इसके अनुसार संसद को अधिकार है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है और इसके लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। पर याद रहे, हर संशोधन संसद साधारण बहुमत से नहीं कर सकती, कुछ के लिए विशेष बहुमत या राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। अब हम यहाँ पे संविधान संशोधन की तीनों विधियों की बारे में जानेंगे। कि संविधान कितने प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। यहाँ पे है 3 प्रकार की। साधारण बहुमत द्वारा, यह सामान्य कानून की तरह पारित होता है। मतलब जैसे पिछले वीडियोज में हमने देखा था कि सामान्य कानून किस तरीके से पारित होता है, वह उसी तरीके से साधारण बहुमत भी पारित होता है। यानी आधे से अधिक सदस्यों की सहमति पर्याप्त होती है इसके लिए। ये संशोधन संघीय ढांचे या संविधान की मूल संरचना को प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब कि ये साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं उसमें संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की आधे से अधिक मतों से पारित करके ये संशोधन लाया जा सकता है। ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं आप कि नए राज्यों या प्रवेश या सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 2 और 3 के तहत हो जाते हैं। ये भी साधारण बहुमत द्वारा हो जाते हैं। द्वितीय अनुसूची में भी परिवर्तन साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं, सरकारी पदों के वेतन भत्तों के बारे में, या नागरिकता से संबंधित संशोधन जो आर्टिकल 11 करता है, ये सारे परिवर्तन साधारण बहुमत द्वारा हो जाते हैं और इसको आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं किया जाता है। विशेष बहुमत से संशोधन, इस प्रकार के संशोधन के लिए दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों का आधा बहुमत चाहिए होता है। मतलब कि इसमें संसद के प्रत्येक सदन से, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्यसभा या सिर्फ लोकसभा मिलकर कर सकते। विशेष बहुमत के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत चाहिए और कुल सदस्यों का आधा बहुमत चाहिए। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है, मतलब विशेष बहुमत द्वारा। DPSP में संशोधन किया जा सकता है या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में बदलाव किया जा सकता है इसके द्वारा। अब तीसरा प्रावधान, मतलब तीसरा संशोधन आता है विशेष बहुमत या राज्यों की सहमति। कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जो संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं, इसलिए इनमें राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है।
इसके लिए कम से कम आधे राज्यों के विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है, क्योंकि ये संघीय ढांचे को प्रभावित कर रहे हैं। तो भाई अब स्टेट भी प्रभावित हो रहा है, तो स्टेट प्रभावित होगा तो भाई स्टेट की सहमति जरूरी होती है। तो इसके लिए कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियां, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण और राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन, ये सारे प्रावधान विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति के प्रावधान के थ्रू ही किए जाते हैं। अब हम समझेंगे कि मतलब अभी तक कुछ कुछ जो संशोधन हुए उसमें से इम्पोर्टेंट संशोधन कौन कौन से थे। एक तो पहला संशोधन था जो 1951 में हुआ था, वो भूमि सुधार से संबंधित था और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर यथोचित प्रतिबंध लगाता था। फिर दूसरा हो गया 7वां संशोधन 1956 में, जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। फिर आता है नेक्स्ट संशोधन जो है वो 24वां संशोधन 1971 में, जो संसद को संविधान संशोधन की शक्ति की पुष्टि करता था। 25वां संशोधन 1971 का संपत्ति के अधिकार को सीमित करता था। ये सारे इंपॉर्टेंट कुछ कुछ संशोधन है। फिर आता है 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो कि 1976 में हुआ था, जो प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था और ये संशोधन डीपीएसपी पे भी बल देता था। फिर आता है 44वां संशोधन 1978, यह आपातकालीन शक्तियों में सुधार करता है और मौलिक अधिकारों की बहाली करता है। फिर आता है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था और ये एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून था। 61वां संशोधन 1989 में आया था, जो कि मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया था। फिर 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित था और 74वां नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने से था। 86वां संविधान संशोधन जो था वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित था, जो कि आर्टिकल 21A जोड़ा था मौलिक अधिकार में। फिर आया 101वां संविधान संशोधन, जो कि जीएसटी से संबंधित था। फिर 130वां संविधान संशोधन वो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से संबंधित था। 105वां संशोधन राज्य सरकारों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने से संबंधित था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन थे। अब इससे जुड़े कुछ न्यायिक निर्णय थे, मतलब अमेंडमेंट की शक्तियों से जुड़े कुछ न्यायिक निर्णय थे। एक तो था शंकरी प्रसाद मामला, जो कि संसद जो कि ये डिसीजन दिया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर था गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967 का, जो कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है निर्णय दिया था। फिर था केशवानंद भारती केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस था, ये 1973 में था। ये इसका डिसीजन था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। फिर था मिनर्वा मिल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू और मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है, इसका बात करता है। फिर समझते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया के चरण क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से चरण होते हैं, किस चरण के द्वारा, मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन होता है। एक तो पहले तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाता है और विधेयक को आवश्यक बहुमत सिंपल या स्पेशल से पारित करना होता है। दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है और राष्ट्रपति इस विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकते। संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति को कोई भी वीटो पावर नहीं प्राप्त है। यदि राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है तो संसद की मंजूरी के बाद भेजा जाता है। मतलब ऐसे जो प्रावधान थे कि जिसमें संसद राज्यों के आधे से अधिक लोगों का वो चाहिए था अनुमति, आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक थी, तो उस कंडीशन में संसद राज्यों को भेज सकती है, वरना अगर नहीं जरूरत है तो संविधान संशोधन मान्य माना जाएगा। अब समझते हैं संविधान संशोधन के प्रकार।
टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला तो ये था कि एडिशन मतलब ऐड करना, उसमें नए प्रावधान जोड़ना, फिर डिलीशन मतलब डिलीट कर देना, पुराने अनुच्छेद हटाना, फिर मॉडिफिकेशन या उसमें मौजूदा अनुच्छेद में बदलाव करना, या सब्स्टिट्यूशन किसी प्रावधान को नए प्रावधान से बदलना। अब पूरे डिस्कशन से हमें ये पता चला कि संविधान संशोधन भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान समय, समाज और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप विकसित होता रहे। संसद संशोधन कर सकती है परंतु संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकती है। बैलेंस बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ये अमेंडमेंट से ही होता है। तो दोस्तों, हमने संविधान संशोधन को अच्छे से समझा और ये जाना कि हमारा संविधान स्थिर होते हुए भी लचीला है और बदलते समय के साथ आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में FB और Instagram का पेज डाल दिया, आप उस पेज पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।